हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड विद्युत रसायन चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, सेल विभव के बारे में, आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में, साथ में इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया है चैनल में, यदि आप देख रहे हैं तो क्रम से प्लेलिस्ट में बच्चों आपको एक एक लेक्चर देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके जस्ट पहले लेक्चर हमने कराया था विद्युत रासायनिक सेल, जो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करता था, यानी जो आपका रासायनिक ऊर्जा था उसको विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। अब यहां पे उसी विद्युत रासायनिक सेल के जो अर्ध सेल थे उन्हीं के आधार पर हम समझाने वाले हैं आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। विद्युत रासायनिक सेल में आपने दो पात्र लिया था, दो पात्र में आपने 2 विलयन लिया था और 2 विलयन में आप लोगों ने जिसका विलयन लिया था उसी का आपने इलेक्ट्रोड डाल रखा था, मतलब छड़ डाल रखा था। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, पूरा बेसिक है, बड़ा कठिन उठिन नहीं है भाई, सिंपल है, बड़ा सिंपल है। यदि थोड़ा सा मेहनत यदि आप लोग कर लोगे तो कहोगे सर हाँ सर बड़ा ही सिंपल है। आपने एक पात्र ले लिया और इसमें भर दिया जिंक सल्फेट का विलयन, ठीक है। अर्ध सेल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो अर्ध सेल का मतलब है एक पात्र लो और पात्र में आप विलयन ले लो। जैसे जिंक सल्फेट हमने ले लिया और इसमें जिसका विलयन है उसी धातु का यहां पर एक क्षण लगा दिया, तो ये बच्चों आपका अर्ध सेल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका अर्ध सेल। क्या बन गया? अर्ध सेल बन गया। समझिएगा, बड़ा सिंपल है, बहुत कठिन नहीं। यदि आप सोचोगे तो बहुत सिंपल है। अब जैसे ही जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डुबाया, ये आपका जिंक का क्षण था बच्चों, जिंक का क्षण, ठीक है। जैसे हमने जिंक को जिंक के ही विलयन में डुबाया तो होता क्या है कि जो Zn है बच्चों, ये Zn2 पॉजिटिव में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी छड़ पर रह जाता है बच्चों, और Zn2 पॉजिटिव जो आयन है वो आकर के विलयन में समाहित हो जाता है, यानी विलयन पर चला जाता है। फलस्वरूप आप यहां पर देखो धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो ये आपका धातु का क्षण है और विलयन है, इनके बीच में आवेशों के डिफरेंस होने के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और यही विभवांतर बच्चों एक प्रकार से विभव को रिप्रेजेंट करता है। आपका आक्सीकरण विभव कंप्लीट। मैंने ये कहा कि मान लीजिए किसी धातु के क्षण को उसी के विलयन में डुबाया, उसमें आक्सीकरण की प्रक्रिया हुई, आक्सीकरण हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, धातु का छड़ लगा हुआ है, इस पे आपका ऋण आवेश आ गया और Zn2 पॉजिटिव विलयन में आ गया। अब यहां पर ऋण और यहां पे धन, दोनों के बीच कहीं ना कहीं डिफरेंस है ना। और आप सबको पता है कि प्लस और माइनस आपस में जोड़ दो बच्चों तो वोल्टेज उत्पन्न होगा, सिंपल है ना। ऐसे यहां पर भी आपका माइनस और प्लस है, तो धातु का क्षण है, धातु का विलयन है, इनके बीच जो विभवांतर होगा वही इलेक्ट्रोड विभव होगा। लेकिन यहां पर आक्सीकरण की क्रिया हुई है, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, आक्सीकरण की क्रिया हुई है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वही आपका बच्चों आक्सीकरण विभव कहलाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? और ये चीज आपने पढ़ा है डेनियल सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में, बहुत बारीकी से आपने समझाया कि हमने भाई जिंक का जो छड़ है जिंक के ही विलयन में डुबाते हैं तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि धातु से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे जिंक का देखा ना, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसकी जो धातु से जिंक द्वारा या धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है बच्चों, उसका आक्सीकरण विभव कहलाता है। थोड़ा सा परिभाषा देख लें कि जब किसी इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण की क्रिया होती है, आक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो उसका जो विभव होगा, मतलब इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच विभवांतर ही विभव है, आक्सीकरण विभव कहलाएगा। अर्थात किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयन बनाने की प्रवृत्ति आक्सीकरण विभव कहलाती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, देखिएगा आक्सीकरण विभव को यहां पे E से रिप्रेजेंट कर दें और OXI, ठीक है। ये आपका बच्चों
सिंबल हो गया, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो मानक स्थिति कभी कभी बोल दिया जाता है कि ये परिभाषा बताओ कि मानक आक्सीकरण विभव क्या है। जैसे बिलियन लिया बच्चों हमने, बिलियन को हमने इस तरीके से 3 कंडीशन में बांट दिया कि बिलियन कैसा होना चाहिए। पहला जो होना चाहिए, जो बिलियन है, इसकी जो सांद्रता होना चाहिए बच्चों 1 मोलर होना चाहिए। बिलियन की जो सांद्रता है, बिलियन की जो सांद्रता है वो कैसे होना चाहिए बच्चों, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। 1 मोल प्रति लीटर का मतलब यह है बच्चों कि सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए। दूसरे नंबर में जो इसका यहां पे गैस प्रयुक्त है बच्चों, इन्हीं इसमें गैस जो प्रयुक्त है ना, तो गैस का जो दाब है, गैस का जो दाब है तो उसका बच्चों 1 एटीएम होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तीसरा है जो ताप है, जो ताप है 298 केल्विन होना चाहिए। ये 3 कंडीशन यदि फॉलो हो रहे हैं तो ये मानक स्थिति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, मानक स्थिति कहलाएंगे। अब इस मानक स्थिति पर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में परिवर्तित होने की जो प्रवृत्ति है वो आक्सीकरण विभव कहलाएगा। आक्सीकरण विभव आप लोगों से सिंपल तरीके से बन गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। कुल मिलाकर के किसी धातु के छड़ को हम उसी के विलयन में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो त्यागने की प्रवृत्ति है बच्चों वो आपका आक्सीकरण विभव कहलाता है। और आप लोग यदि कहोगे कि मानक आक्सीकरण विभव क्या है तो आप सिंपल तरीके से लिख दोगे बच्चों मानक आक्सीकरण विभव कि मानक स्थिति में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके, है ना, धातु आयन बनाने की प्रवृत्ति मानक आक्सीकरण विभव कहलाता है। सर एक काम करो, परिभाषा लिख दो। हम यहां पर लिख देते हैं मानक आक्सीकरण विभव, मानक आक्सीकरण विभव, ठीक है। मानक आक्सीकरण विभव के लिए आप लोगों को लिखना है कि मानक स्थिति में, किस स्थिति में बच्चों, मानक स्थिति में। मानक स्थिति का मतलब, मानक स्थिति में इलेक्ट्रोड द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड द्वारा, मानक स्थिति में इलेक्ट्रोड द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में परिवर्तित होना बच्चों, धन आयन में, है ना। मानक स्थिति में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में, धन आयन में परिवर्तित होने की जो प्रवृत्ति है, होने की जो प्रवृत्ति है बच्चों वो क्या कहलाएगी, प्रवृत्ति मानक आक्सीकरण विभव कहलाएगी। मानक आक्सीकरण, मानक आक्सीकरण विभव मानक आक्सीकरण विभव कहलाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो बच्चों, हमने कहा ऑक्सीडेशन को EOXI से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मानक है इसलिए यहां पर स्टैंडर्ड के लिए अपन E0 लगा दिए। ये परिभाषा यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, वैसे बन जाना चाहिए। बोलो सर बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है भाई, ये परिभाषा हर बच्चे से बनना चाहिए, ठीक है। जिसको यदि प्रॉब्लम हो नोट डाउन कर लो। मानक आक्सीकरण विभव है, मानक आक्सीकरण विभव है, ठीक है, मानक आक्सीकरण विभव है। मानक स्थिति में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में परिवर्तित होने की जो प्रवृत्ति है वो मानक आक्सीकरण विभव कहलाएगा। यहां पर आक्सीकरण विभव मैंने क्या कहा बच्चों, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन देकर धातु आयन में बनाने की प्रवृत्ति, धातु आयन कहो चाहे धन आयन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब आप चयन विभव की बात करते हैं तो आपने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा, और विद्युत रासायनिक सेल में आपने ये पढ़ा कि सर विद्युत रासायनिक सेल में हम मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें। किसका विलयन ले लें बच्चों, कॉपर सल्फेट का। यहां पर हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं, और कॉपर सल्फेट में हम जो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, क्षण का जो प्रयोग करते हैं वो कॉपर का ही प्रयोग करते हैं,
तो ये आपका बच्चों कॉपर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कॉपर हो गया। ठीक है, ये कॉपर का क्षण है। क्या है प्यारे बच्चों? कॉपर का क्षण। ठीक, कॉपर का क्षण है। ठीक है, और यहां पे जो हमने लिया है CuSO4, CuSO4। अब होता क्या है समझिएगा, ये जो CuSO4 है ना प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से टूट करके Cu2 पॉजिटिव बनता है और SO4 2 निगेटिव। ठीक है, और ये जो Cu2 पॉजिटिव है, यहां पे जो Cu2 पॉजिटिव है ना, वो कहां दौड़ता है जानते हैं? इस इलेक्ट्रोड के पास जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और शुद्ध कॉपर में बदल गया। ये आपने अब क्रिया कहां पर पढ़ी थी भाई? आपने विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि भाई यहां पर जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसमें कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो इसमें कॉपर सल्फेट से Cu2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव ये आपके टूटते हैं बच्चों। और जो Cu2 पॉजिटिव है ये कॉपर के क्षण के पास जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है बच्चों, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है Cu2 पॉजिटिव के साथ जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या किया गया? ग्रहण किया गया। तो जैसे आपने आक्सीकरण विभव में पढ़ा कि किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में प्रवृत्ति, धन आयन में बदला। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण जहां पर होता है तो अपचयन होता है। तो यहां पर लिखा है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है तो उसका जो विभव अपचयन विभव कहलाता है। अर्थात किसी इलेक्ट्रोड पर धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयित होने की जो प्रवृत्ति है बच्चों, वो आपका अपचयन विभव कहलाता है। यानी किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, है ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो अपचयन कहलाती है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोड द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयित होने की प्रवृत्ति आपका अपचयन विभव कहलाता है। फिजिक्स में आप लोगों ने विभव पढ़ा कि आवेश को लाने में किया गया कार्य ही आपका क्या है बच्चों? विभव है। ऐसे ही यहां पर धातु का क्षण है और धातु का विलयन है, इनमें विपरीत आयन है, विपरीत आवेश है, क्योंकि यहां पर यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां अधिकता है तो यहां पर धन आयन है। कहने का मतलब समझिएगा, और इनके बीच डिफरेंस है। और आप सबको पता है कि धन आयन ऋण आयन को जोड़ दिया जाए तो वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है ना बच्चों। करंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लो होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन बहने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वर्क होता है। और कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा ही यहां पे विभव है। ये मत सोचना कि विभव ये परिभाषित किया गया है ऐसे लोग के लिए कि भाई इनके पास भी कुछ ऊर्जा निहित है। वो ऊर्जा कितना है उसका नाम दिया गया अपचयन विभव, जिसको अपन ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। रिडक्शन है तो RED कर दो। ठीक है, रिडक्शन है बच्चों तो RED कर दो। लेकिन वहीं पे यदि आप लोग कहोगे कि सर मानक अपचयन विभव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मानक अपचयन विभव के लिए मानक, ठीक है, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव में क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों अपन E0 RED से। मानक स्थित कब कहलाता है भाई? हमने कहा मानक स्थित का मतलब पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? विलयन जो होना चाहिए बच्चों, विलयन 1 मोलर होना चाहिए। विलयन जो होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर का मतलब 1 मोल, 1 मोल, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल, 1 मोल विलेय जो है वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, 1 लीटर में उपस्थित है। 1 मोल जो है 1 लीटर में उपस्थित है। दूसरा कंडीशन हमने कहा कि जो प्रयुक्त गैस है, जो हमने प्रयुक्त किया है, इसमें गैस प्रयुक्त है, प्रयुक्त गैस का दाब, प्रयुक्त गैस का दाब, प्रयुक्त गैस का जो दाब है बच्चों वो कितना होना चाहिए? 1 ATM, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तीसरा हमने कहा ताप फिक्स होना चाहिए, ताप 298 केल्विन होना चाहिए, इससे अधिक कम नहीं होना चाहिए। ये आपका मानक स्थिति कहलाता है। और इस मानक स्थिति में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होने की प्रवृत्ति मानक अपचयन विभव कहलाता है। देखो आप परिभाषा लिखते चलो। और इसीलिए कहता हूं बच्चों कि प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं एक सब्जेक्ट के नोट्स के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर आपको शेयर करता हूं, 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे जो चीज मैंने समझाया कि भाई अपचयन विभव क्या है, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाएगा, जिसको हम ERED से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो आपका बच्चों अपचयन विभव है ERED रिडक्शन, RED का मतलब रिडक्शन है। फिर मानक अपचयन विभव कैसे लिखोगे कि मानक स्थिति में किसी इलेक्ट्रोड पर धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयित होने की प्रवृत्ति उसका अपचयन विभव कहलाता है। बस मानक स्थिति जोड़ देना, मानक अपचयन विभव की परिभाषा हो जाएगी। अब बच्चों इसी से आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोड विभव। यदि आपसे आक्सीकरण विभव क्लियर, आपसे अपचयन विभव क्लियर, तो भाई इलेक्ट्रोड विभव तो आपसे बन गया। क्योंकि ये जो पढ़ रहे थे ना प्यारे बच्चों, ये आक्सीकरण और अपचयन विभव पढ़ रहे थे ना, यही तो इलेक्ट्रोड विभव है। ये दोनों प्रकार हैं, मतलब इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ये हो गया कि किसी भी धातु के क्षण को उसी के विलयन में डुबाते हैं तो धातु के क्षण और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। वही विभवांतर, वही ऊर्जा जो है बच्चों इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हो सकता है ये अपचयन विभव के रूप में हो सकता है वो आक्सीकरण विभव के रूप में हो। तो यदि कोई बोलेगा कि सर इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु के क्षण को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के क्षण और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार से आपने पढ़ लिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा बात कर लेते हैं यहां पर सिंबल की। तो यदि आप लोगों से भाई यहां पर मैं आपसे कह दूं कि ये आपका E है और बच्चों यहां पे हो रहा हो OXI, तो इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, E0 है बच्चों OXI, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? E है बच्चों RED लिखा है, तो इसे क्या बोलेंगे? E0 है बच्चों और यहां पर RED लिखा है, इसे क्या बोलेंगे? इन सब का नाम आप आसानी से बता सकते हो। जैसे मैंने कहा इसका है बच्चों OXI का मतलब है आक्सीकरण हुआ है, तो यहां पर जो है वो आक्सीकरण विभव है। क्या है प्यारे बच्चों? आक्सीकरण विभव। संकेत आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब यहां पर स्टैंडर्ड लगा हुआ है, तो यहां पर मानक आक्सीकरण विभव, मानक आक्सीकरण विभव, मानक आक्सीकरण विभव। नोट डाउन इतना याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों जब भी है ना इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा वहीं पे आक्सीकरण विभव होगा या मानक आक्सीकरण विभव होगा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपचयन विभव। क्या बोलेंगे प्यारे भाइयों? अपचयन विभव। और E0 लगा है तो इसे बोलेंगे मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक है, मानक अपचयन विभव। ठीक है, अब आप लोगों से कोई पूछ दे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, तो बस आप लोगों को वही परिभाषा देना है कि मानक स्थिति जोड़ देना है कि मानक स्थिति में जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के क्षण और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किसी को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम का चीज है बच्चों, काम का चीज। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा हम नोट डाउन करेंगे अभी कहानी। लेकिन इलेक्ट्रोड विभव आपको पता हो गया कि धातु के क्षण और विलयन के बीच विभवांतर है, इसलिए बच्चों अपन यहां पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक समझ लेते हैं। धातु की प्रवृत्ति, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रोड विभव है क्या? किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। कोई भी धातु का क्षण जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उसका आक्सीकरण विभव होगा, और जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन विभव उतना अधिक होगा। तो कहने का मतलब धातु यदि क्रियाशील है, जो हमने इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया वो धातु सक्रिय है, ज्यादा क्रियाशील है, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इलेक्ट्रोड विभव धातु और उसके आयनों के संपर्क में रखने पर होने वाले इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की अभिक्रिया पर निर्भर करता है। विभिन्न धातुओं को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने एवं मुक्त करने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। उनकी विद्युत ऋणात्मकता एवं विद्युत धनात्मकता पर निर्भर करता है। जैसे सोडियम एक प्रबल विद्युत धनात्मक धातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। यही चीज तो बोला गया
कि भाई अलग अलग धातु हैं, उनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई धातु जितना सक्रिय होगा, जितना क्रियाशील होगा, उसका बच्चों है ना इलेक्ट्रोड भी वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यदि कोई धातु कम सक्रिय है, जिसका धनात्मकता ज्यादा है, यानी विद्युत धनात्मकता ज्यादा है, यानी आसानी से वो धन विद्युती के मतलब धनायन के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसका इलेक्ट्रोड भी बहुत ज्यादा होगा। सिंपल है, कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बहुत जल्दी से, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सिंपल सा बच्चों, सक्रिय जितना अधिक होगा उसका उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव होगा। विलयन में धातु आयनों का सांद्रण आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। आयनों का सांद्रण, जैसे मैंने कहा मानक स्थिति, मानक स्थिति का मतलब विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ है, लेकिन सांद्रता बढ़ाते जाएं तो भाई वहां पे जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूं कि देखो बच्चों, जैसे इस विलयन के अंदर Cu2 पॉजिटिव है। अरे इस वाले से समझाता हूं तो और बढ़िया रहेगा। चलो भाई इस वाले से, यहां पर देखो, मैंने कहा कि जैसे जिंक के ही विलयन में डुबाया, तो बच्चों क्या होता है कि यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये इसको मारेगा धक्का कि भैया अब मैं तेरे से, है ना, क्योंकि जब यहां पर धन आयन ज्यादा हो जाएगा और यहां से धन आयन मुक्त हो ही रहा है, तो धन आयन के बीच क्या होने लगता है, अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन होने लगता है। ऐसी स्थिति में फिर ये जब इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन इधर आएगा तो ये मारेगा धक्का, भैया तुम उधर ही रहना। जैसे मेरा जेब भर गया, जबरदस्ती कोई डालेगा सामान तो जेब फट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बच्चों यहां पे धनायन की सांद्रता यदि अधिक होती जाए, धीरे धीरे करके धनायन की सांद्रता अधिक होती जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो Zn2 पॉजिटिव विलयन में आ रहा था उसको ये धक्का मारेगा, भैया तू रुक, मैं अंदर आने नहीं दूंगा, क्योंकि धनायन के बीच क्या होने लगता है, रिपल्सन। तो आयनों की सांद्रता यदि बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए ताप का प्रभाव, इलेक्ट्रोड विभव पर ताप का प्रभाव, नर्नस्ट समीकरण आगे ही इसके जस्ट 1-2 लेक्चर के बाद नर्नस्ट समीकरण पढ़ोगे, तो नर्नस्ट समीकरण के आधार पर हम ताप के प्रभाव को समझेंगे। दाब का प्रभाव बच्चों, दाब का प्रभाव बिल्कुल रहता है, इसलिए तो कहा जाता है कि मानक स्थिति में 1 atm होना चाहिए गैस का दाब, यानी कुल मिलाकर के जो ये पूरा अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो उसमें गैस जो प्रयुक्त है उसका दाब, है ना बच्चों, भी प्रभाव डालता है। अतः गैसीय इलेक्ट्रोड में गैसों का प्रभाव निश्चित रखा जाता है, क्योंकि दाब में हो सकता है अभिक्रिया फास्ट हो जाए, हो सकता है अभिक्रिया कम हो जाए, धीरे गति से हो जाए बच्चों, इसलिए इसको फिक्स रखा जाता है कि एक वायुमंडलीय दाब सिंपल दाब होता है, जैसे हमारे शरीर में लग रहा है एक वायुमंडलीय दाब, है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक वायुमंडलीय दाब सिंपल दाब होता है। तो ये इलेक्ट्रोड विभव के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, धातु की प्रकृति का मतलब है कौन धातु कितना क्रियाशील है, ज्यादा सक्रिय होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो ऑक्सीकरण विभव वहां पर ज्यादा होगा, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो अपचयन विभव ज्यादा होगा बच्चों, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया या ग्रहण किया गया, फलस्वरूप धनायन और ऋणायन, विलयन और जो आपका जैसे विलयन है और आपके पास इलेक्ट्रोड है, इनके बीच चार्ज का डिफरेंस हुआ तो दोनों के बीच वोल्टेज उत्पन्न हो गया, वोल्टेज उत्पन्न हुआ, वही आपका विभवांतर है, वही आपका ऊर्जा है, वही आपका विभव है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित कुछ ऊर्जा जो इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। विलयन में धातु आयनों का सांद्रण होने पर बताया ना कि जितना ज्यादा जैसे भीड़ भाड़ में आप चलोगे, सांद्रता बढ़ गई, भीड़ भाड़ में आसान नहीं होगा चलना, कठिनाई होती है, भीड़ भाड़ में आप चलोगे, जंप करोगे, कूद जाओगे, लड़ जाओगे, तो वहां पे सांद्रता बच्चों भीड़ भाड़ में क्या होता है, सांद्रता ज्यादा होती है, तो हम चल नहीं पाते। ऐसे विलयन में जो विलेय पदार्थ में जो आपके आयन है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। ताप का प्रभाव नर्नस्ट समीकरण से, दाब का प्रभाव बच्चों आप सिंपल तरीके से लिखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दाब पर निर्भर करता है, इसलिए दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब रखा जाता है, यानी मानक स्थिति पे ही ज्ञात किया जाता है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक, किसी बच्चे को यदि स्क्रीनशॉट लेना है बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा सेल विभव के बारे में, लेकिन इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे इस चीज को। सबसे मेन नोट कि किसी भी इलेक्ट्रोड के आक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव संख्यात्मक रूप से तुल्य किंतु विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपके पास जिंक है, यहां पर एक एग्जांपल है, यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया कि Zn का ऑक्सीकरण विभव
मतलब बच्चों EOXI कितना है आपका बच्चों, प्लस का, ठीक है, 0.76 वोल्ट, ठीक, प्लस का 0.76 वोल्ट, ठीक है, ऐसा दिया है। तो आपको निकालना है रिडक्शन, ठीक है, ये क्या होगा, तो यहां पर माना गया है कि जब भी हम किसी का आक्सीकरण विभव पता हो और हमें अपचयन विभव निकालना है तो बस कुछ भी नहीं, उसका चिन्ह बदल दो, तो इसका जो मान आएगा माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यदि अपचयन विभव पता होता और आक्सीकरण विभव निकालना होता तो चिन्ह बदलना है बस, और कुछ भी नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव उसके अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति के रूप में लिखा जाता है। यानी जब भी हम किसी भी सेल का विभव निकालेंगे बच्चों, तो जब भी हम लेंगे तो केवल और केवल अपचयन विभव के ही आधार पर हम गणना करेंगे, दूसरे के आधार पर हम गणना नहीं कर सकते, दूसरे के आधार पर हम गणना नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी सेल विभव की गणना करेंगे तो आप सोचोगे कि हम आक्सीकरण के आधार पर निकालें, तो आक्सीकरण के आधार पर नहीं निकाल सकते, आपको केवल और केवल अपचयन के ही आधार पर निकालना है, अपचयन विभव से ही निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। दो चीज क्लियर हुआ कि जब भी हमारे पास किसी भी धातु का आक्सीकरण विभव पता हो और अपचयन विभव निकालना हो तो चिन्ह बदल देना है बस, या अपचयन विभव पता है और आक्सीकरण विभव ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आपको चिन्ह बदल लेना है बस। पहला मेंशन कर लिया आपने, नोट कर लेना, किसी भी इलेक्ट्रोड का आक्सीकरण विभव पता है, अपचयन विभव निकालना है तो चिन्ह बदलना है, अपचयन विभव पता है, आक्सीकरण विभव निकालना है तो चिन्ह बदलना है, यदि माइनस है तो प्लस करना, प्लस है तो माइनस करना है। किसी भी सेल का सेल विभव निकालना है, विद्युत वाहक बल को ही सेल विभव कहते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल वही चीज है, तो हमें हमेशा अपचयन विभव के आधार का ही प्रयोग करना है, आक्सीकरण विभव का प्रयोग नहीं हो, ठीक। चले, किसी को कोई प्रॉब्लम, नोट कर लिया आपने, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया, हम समय इसीलिए देते हैं ताकि आप लोग, हाँ भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद हम बात करते हैं सेल विभव, ठीक है। देखो बच्चों, चैप्टर में जो जो भी टॉपिक है वो धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट में आपको मेंशन करते चलता हूं, आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सेल विभव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सेल का निर्माण कैसे होगा, जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास पात्र है, उसमें एक विलयन है, उसी विलयन का छंद डुबा दिया तो अर्ध सेल बन गया। क्या बन गया, अर्ध सेल, और दो अर्ध सेलों को जोड़ देते हैं तो आपका बच्चों एक सेल का निर्माण होता है। जैसे विद्युत रासायनिक सेल में आपने पढ़ा था, विद्युत रासायनिक सेल में आपने क्या पढ़ा था कि भाई साहब एक में जिंक का राड, एक में कॉपर का राड लगा हुआ, और कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा है, और फिर उनको जोड़ दें तो आपका सेल बन जाता है। तो सेल के बीच कितना विभव होगा इसकी गणना करने के लिए अपन एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। सबसे पहले परिभाषा देखो आप लोग, दो अर्ध सेलों को संयोग करने पर एक विद्युत रासायनिक सेल बनता है, ठीक है सर। हमने कहा कि दो हमारे पास अर्ध सेल हैं, दो अर्ध सेल कैसे बनेंगे, जैसे हमारे पास एक पात्र है बच्चों, ठीक है, इस पात्र में आपने विलयन भर दिया और इसमें आपने एक रॉड लगा दिया, दूसरा पात्र ये है, ठीक है, अभी आप समझो सिंपल है, और ये भी आपका अर्ध सेल है, इसमें एक कॉपर का रॉड लगा दिया और इसको आपने कुंजी की मदद से और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये लो गैल्वेनो, और इसको जोड़ दिया, लवड़ से तो इससे भी जोड़ गया। अब ये क्या बन गया, एक सेल बन गया, क्या बन गया, सेल बन गया। तो दो अर्ध सेल थे हमारे पास, ये दो अर्ध सेल थे, है ना, दो अर्ध सेल थे बच्चों। ये पहला अर्ध सेल था, इसका इलेक्ट्रोड मैंने कहा कि भाई यहां पे मान लीजिए जिंक का लगा हुआ है, और यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहां पर आपका मान लीजिए कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है, यहां पे कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ठीक है, और यहां पे बच्चों जिंक सल्फेट है, ZnSO4 है। तो हमने दो अर्ध सेलों को मिलाया तो भाई साहब कहीं ना कहीं एक सेल का निर्माण हुआ। जैसे आपने ये सेल है और विलयन के बीच विभवांतर हुआ था, अब इन दो अर्ध सेलों के बीच भी कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। आगे देखो, इन दोनों सेलों के बीच यानी अर्ध सेल, इन दोनों अर्ध सेलों के बीच, है ना, इन दोनों अर्ध सेलों के बीच विभवांतर के कारण ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विभव है बच्चों, ठीक है, निम्न विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाह होता है।
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसका इलेक्ट्रोड विभव होगा ई ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीकरण विभव होगा ई रिडक्शन, और इन दोनों के बीच के विभव का ही अंतर आपका सेल विभव कहलाता है। कितना बड़ा प्यार। मजा आए तो प्लीज कमेंट करके बताना। क्लास चौचक लग रहा है ना, झमाझम झमाझम। हाँ, सेल विभव का क्लियर हुआ आप लोगों को कि भाई हमने दो अर्ध सेलों को जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो हमने कहा पहले में भी कुछ ना कुछ विभव रहा होगा, दूसरे में भी कुछ ना कुछ विभव होगा। अब इनका जो डिफरेंस है वही सेल विभव कहलाएगा। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अब चयन इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों के बीच मतलब अब चयन विभव, इन दोनों के विभव का अंतर ही बच्चों क्या कहलाता है? सेल विभव कहलाता है। इसको ही बोलते हैं हम सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमने कहा कि भाई ये आपका रिडक्शन हुआ है, और जहां पे रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं कैथोड। तो कैथोड में एनोड को घटाते हैं। तो यदि हम आपसे कहते कि ई सेल आप बता दो, तो आप लोग बताओगे ई सेल, ई सेल। ठीक है बच्चों, इसको ही बोलते हैं ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका हो जाएगा ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यदि स्टैंडर्ड स्थिति में कहता कि स्टैंडर्ड क्या हो जाता बच्चों, तो मानक स्थिति में ई सेल, ई सेल यानी सेल का विभव, मानक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाता ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, कुछ भी है ही नहीं है। मैंने कहा कि अंतर, दोनों का अंतर, लेकिन सर हम इसको आगे चलकर अंकी क्वेश्चन जब कराएंगे, 2-3 अंकी क्वेश्चन करा देंगे, यहां पर थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, फिर आपको थोड़ा मुद्दे की बात समझाते हैं। आपने इसके पहले नोट डाउन कराया था। क्या नोट डाउन कराया था? कि जब भी हम किसी भी चिन्ह प्रॉपर्टी के आधार पर किसी भी सेल का सेल विभव निकालेंगे, तो अपचयन विभव के ही आधार पर निकालेंगे बच्चों। किसके आधार पर? अपचयन विभव के ही आधार पर निकालेंगे। अपचयन विभव के ही आधार पर निकालेंगे। ठीक है, अपचयन विभव के ही आधार पर निकालेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा अभी कैथोड में क्या हो रहा बच्चों? कैथोड में आपने क्या देखा? यदि मैं आपसे कह देता कि ई सेल बताओ, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? कैथोड में क्या हो रहा है? कैथोड में होता है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और एनोड में क्या होता बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऐसा लिख सकते थे। मानक स्थिति में क्या हो जाता? ई नॉट सेल। तो आप लिख दो तो भैया ई है ना, नॉट रिडक्शन। ठीक है, ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक, ये चीज, ये फार्मूला है आपका, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन 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 ध्यान रखना, यहीं पे मेंशन है, लास्ट पॉइंट है और अंतिम का सबसे निचोड़ है कि हम तो जो कैथोड में हो रहा है उसका अपचयन विभव हमें पता रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीकरण विभव है उसका अपचयन विभव निकालने के लिए चिन्ह बदल करके यहां पर ही प्रयोग करेंगे। यानी प्यारे बच्चों, जब हमें ई सेल निकालना होगा, ई सेल निकालना होगा, तो यहां पे जो प्रयोग होगा ना, वो ऑक्सीडेशन विभव नहीं हो सकता है, वो हमको अपचयन विभव निकालना पड़ेगा। अपचयन विभव, अपचयन विभव। किसका अपचयन विभव? किसका अपचयन विभव? तो भैया एनोड का, एनोड का अपचयन विभव निकालना पड़ेगा। और यहां पे बच्चों एनोड का ही अपचयन विभव लिखेंगे, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, है ना? चलो, अब यहां पे हमारा क्लास आज का खत्म हो रहा है। कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है कि जैसे अपन ऐसा देखते हैं कि ई सेल बराबर ई सेल, ई सेल बराबर हो जाता है बच्चों। अभी आपने रिडक्शन हुआ वो राइट साइड वाले में हुआ, तो ई राइट लिख देते हैं, जी
एच टी माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट लेफ्ट का मतलब यह है कि राइट का मतलब होता है जिधर अपचयन हुआ है तो उसका अपचयन विभव, और लेफ्ट मतलब इधर का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ई सेल निकालना है तो रिडक्शन जहां पे हुआ और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पर होता है। तो एनोड पर यदि हम ऑक्सीकरण विभव निकाल लिए हैं तो उसका अपचयन विभव निकाल करके वैल्यू पुट करेंगे। मतलब यहां पे जो दूसरे नंबर पे वैल्यू पुट होगा वो ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं रखेंगे, भले लिखा हुआ है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम गणना करेंगे सेल विभव का, तो यहां पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो ऑक्सीकरण विभव का चिन्ह बदल करके अपचयन विभव, मतलब एनोड का अपचयन विभव, क्योंकि दोनों का होता है। ऐसा ना सोच लेना कि जिंक पर ऑक्सीकरण विभव है तो उसका अपचयन विभव नहीं होगा, होगा लेकिन उसके विपरीत होगा, ठीक है बच्चों। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है उससे ऋणात्मक मान में उसका बच्चों ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। तो ये आज का क्लास रहा और शानदार क्लास रहा। उम्मीद करता हूं कि भाई समय लगा लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही हम कई सारे टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, मल्टीपल टॉपिक, तभी कोर्स जल्दी हो पाएगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को नोट्स लेना सफिशियंट है, क्योंकि भैया नोट्स से एक प्रॉपर तैयारी होता है। तो 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, 9685299149। ओके, जिनको भी नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।